नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और ये दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा हो तो देख लीजिए। और आप लोग को पता ही होगा कि जो प्राचीन इतिहास है वो हो गया है। पॉलिटी की जो भी क्लासेस हैं वो पूरा कवर कराया जा चुका है। ज्योग्राफी शुरू हो गया है। तो ऐसे में जो है निरंतर आप बने रहिए चैनल पे और देखिए रहे होंगे कि पीटी को लेकर के कितनी चीजें कराई जा रही हैं। करंट अफेयर्स के कई क्लास हुए हैं। यूपी स्पेशल पूरा एकदम विस्तार से कराया गया है, उसमें जनसंख्या संख्या सारी चीजें कवर करी गई हैं। और जो महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला है, जो 10 वीडियो है 15-15 20-20 मिनट का, उसको तो बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि वो बूस्टर की तरह काम करेगा। क्योंकि आप देखेंगे हर परीक्षा में वहां से प्रश्न आता है और 10-20 प्रश्न तो हमेशा वहां से मिलेंगे, आपको हर परीक्षा में मिलेंगे। तो वो जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे रह जाते हैं, जो 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं, तो उनके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको जरूर देख लें, उसका रिवीजन कर लें। टाइम टेबल आप जान ही रहे हैं, सुबह 9 बजे मंडे टू सैटरडे, और शाम को 5 बजे चैनल पे प्रोग्राम चलते ही रहते हैं। और पीटी पास करो और मेंस आंसर राइटिंग सीरीज। तो आप लोग जो है इस समय चैनल पे जरूर बने रहें। तो चलिए आज हम तुगलक वंश से आगे की चीजें देखेंगे। तो तुगलक वंश तो 1320 से 1414 तक का इसका समय है। और इसके जो संस्थापक होते हैं गयासुद्दीन तुगलक होते हैं। 1320 से 1325 तक ये शासन करते हैं। इस वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में की थी। और इस कुल में मतलब इस वंश में कुल 8 शासक हुए हैं। वह जन्म से भारतीय था और उसकी माता एक हिंदू महिला थी। तो सबसे पहले तो जो गयासुद्दीन तुगलक थे, उनकी माता एक हिंदू महिला थी। और ये पूछा गया है कि कौन सा सुल्तान था, तो जिनकी माता हिंदू महिला थी। तो इसमें एक गयासुद्दीन तुगलक आते हैं, वो आगे चल करके आपको एक और सुल्तान मिलेगा, उसकी चर्चा हम वहां करेंगे। तो गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो सबसे पहले दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक था। और मंगोलों को पराजित करने के कारण मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। गयासुद्दीन तुगलक संपूर्ण मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम सर्वसम्मत से सुल्तान बनने वाला शासक था। तो जो सल्तनत काल में सबसे पहले सर्वसम्मत से शासक कौन बना था? यही गयासुद्दीन तुगलक बना था। तो इसके बारे में ये भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और सिंचाई है तो नहर निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक ही था। देखिए, सिंचाई पर कर की बात आती है तो एफएसटी के बारे में प्रश्न बनता है। लेकिन सबसे पहले सिंचाई के लिए नहर का निर्माण किसने करवाया था सल्तनत काल में? तो गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। उसकी डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी, किसकी? तो तुगलकों के समय की। और डाक विभाग का विस्तृत विवरण कौन देता है? तो मोरक्को, जो अफ्रीकी निवासी था। तो ये भी जानते रहिएगा, इब्न बतूता। तो इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? अफ्रीकी निवासी था, क्योंकि अफ्रीका में ही जो है मोरक्को एक देश है। और डाक विभाग का जो विस्तृत विवरण देता है कौन? इब्न बतूता देता है, जो एमबीटी के समय में आता है, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आता है। और उसके समय में महत्वपूर्ण पदों पे भी वो रहता है। सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक के समय से ही दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। इसमें सर्वप्रथम वारंगल था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, दक्षिण में 2-3 चीजें जान लीजिए। किस शासक के समय में सबसे पहले जो है तुर्कों ने दक्षिण अभियान किया था? तो वो जलालुद्दीन खिलजी थे। और सेनापति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। शासक जलालुद्दीन होंगे। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो अलाउद्दीन के समय में जो अभियान होता है, उस समय जो सेनापति होता मलुक काफूर होता है। लेकिन अभी तक मतलब दिल्ली का जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण दक्कन में नहीं हुआ था, दक्षिण के राज्यों में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि भाई भौगोलिक दूरी और आवागमन के साधनों का उस तरीके का डेवलप नहीं हो पाया था। तो ऐसे में वहाँ क्या है कि लोग हराते थे। उत्तर भारत के जो शासक हैं जाते थे, हरा करके कुछ धन की प्राप्ति करते थे और अपनी अधीनता मनवा करके चले आते थे। लेकिन तुगलक के समय में, गयासुद्दीन तुगलक के समय में सबसे पहले वारंगल को, दक्षिण का जो वारंगल है, उसे सल्तनत के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया। तो ये कभी भी आपसे प्रश्न बन सकता है, तो इसका भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, मतलब फुनूज दिल्ली दूर अस्ति। चूंकि निजामुद्दीन औलिया से इनके संबंध खराब थे,
और इसी वजह से मतलब इनका ये था कि अभी हम जब दिल्ली पहुंचेंगे तो आपको सबक सिखाएंगे, ये ऐसा स्टेटमेंट देते हैं निजामुद्दीन औलिया के प्रति। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि ठीक है, अभी तो आप दिल्ली में नहीं है और अभी आपके लिए दिल्ली दूर है। और इत्तेफाक देखिए, या जो संत महात्मा होते हैं उनकी बाड़ी सही भी हो जाती है। ये दिल्ली वापस ही नहीं आ पाता, रास्ते में ही जो है इसकी डेथ हो जाती है, और वो अप्राकृतिक डेथ होती है। मतलब स्वागत समारोह के लिए निर्मित लकड़ी के भवन के गिरने से 1325 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती, किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की। अब गयासुद्दीन तुगलक के बाद इनका जो पुत्र होता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे शार्ट फॉर्म में MBT भी कहा जाता है, तो हम भी इसको अब जो है MBT ही कहेंगे, तो आप समझ जाइएगा कि ये MBT। और गयासुद्दीन तुगलक को GT, और फिरोज शाह तुगलक जो इसके बाद आएंगे वो FST उसको कहा जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में MBT सर्वाधिक विलक्षण व्यक्तित्व वाला शासक था। यह अरबी फारसी का महान विद्वान तथा ज्ञान विज्ञान की विभिन्न विधाओं जैसे खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि में जो है ये पारंगत था। तो एक बार तो प्रश्न यही पूछा गया था कि सल्तनत काल में सबसे विद्वान जो है वो सुल्तान कौन था? तो सबसे विद्वान सुल्तान या शासक MBT था, मोहम्मद बिन तुगलक था, सल्तनत काल का सबसे विद्वान। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था, जो फरीद का पोता था, और उसका मूल नाम मलिक फखरुद्दीन था, वह जूना खां के नाम से जाना जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? तो शेख अलाउद्दीन का था। और शेख अलाउद्दीन किसके पोते थे? तो फरीद के पोते थे। तो MBT के जो गुरु रहे हैं वो शेख अलाउद्दीन रहे हैं, और इसका जो मूल नाम था वो फखरुद्दीन था, मतलब MBT का, और वह जूना खां के भी नाम से जाना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वयं खलीफा की उपाधि अमीर उल मोमिनीन धारण की थी। तो अमीर उल मोमिनीन जो खलीफा की उपाधि है, इसने स्वयं धारण की थी MBT ने। और इसके शासनकाल में 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आता है। तो जो अफ्रीकी, जो मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता, MBT के समय में ही 1333 ईस्वी में भारत आता है, और सुल्तान ने उसका खूब स्वागत किया तथा दिल्ली का इसे जो है काजी भी नियुक्त किया था। किसको? इब्न बतूता को। और 1342 ईस्वी में इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीनी शासक तोगन तिमूर के दरबार में भी गया था। तो MBT ने इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में अपना दूत बना करके चीनी शासक तोगन तिमूर के दरबार में भी भेजा था। और इस यात्री ने मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं की जानकारी अपनी पुस्तक रहला में दी है। तो इब्न बतूता की जो महत्वपूर्ण कृति होती है रहला, तो उस रहला से MBT के समय की बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त होती हैं। फिर राजनीतिक एवं प्रशासनिक योजनाएं जो है बर्नी सुल्तान की 5 प्रमुख योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। तो ये एक हेडिंग है, ये टाइपिस्ट की मिस्टेक है। तो राजनीतिक और प्रशासनिक योजनाओं में अगर देखेंगे तो जो जियाउद्दीन बर्नी रहते हैं, एक प्रसिद्ध इतिहासकार होते हैं उस कालखंड के, तो इन्होंने जो है सुल्तान MBT की जो है 5 विशेष योजनाओं का उल्लेख किया है। तो इसमें सबसे पहले कौन है? द्वाब में कर वृद्धि है, फिर देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान आक्रमण और कराची अभियान। तो ये सारे जो प्रयास हैं वो MBT के समय में किए गए हैं, और देखने में तो ये बहुत दूरदर्शी प्रयास थे, लेकिन सारे के सारे असफल हुए। तो इसीलिए जो है MBT के लिए कहा जाता है कि भाई इस जैसे आज भी जो शासक होते हैं तो कहा जाता है कि तुगलकी फरमान है, मतलब कुछ भी डिसीजन ले लेना। अब सोचिए राजधानी परिवर्तन की ही चीजों को लीजिए कि देवगिरी, मतलब जो दौलताबाद, उसी का उपनाम दौलताबाद है, तो ये देवगिरी को राजधानी स्थानांतरित करते हैं, और ऐसे समय में बनाते हैं कि जब प्रचंड गर्मी का सीजन था, और दूसरी चीज वहां और भी तमाम समस्याएं थी, जैसे पानी की समस्या थी। तो ये पूरी तरीके से विफल हुआ। इसी तरीके से इनकी सांकेतिक मुद्रा है कि मतलब देखा जाए तो ठीक है, चांदी की क्राइसिस हुई तो इनको लगा कि क्यों न उसी मूल्य के बराबर जो है तांबे या पीतल के सिक्कों को जारी किया जाए, और ये प्रयास भी करते हैं। लेकिन उस समय क्या था कि इसके समय प्रत्येक घर जो है वो टकसाल बन गई थी, कि मतलब हर जगह जो है लोग तांबे के सिक्के को ढला करके उसके बदले में सरकार करते थे, चांदी का सिक्का उठा लाते थे। तो ऐसी स्थिति में राजकोष पे बहुत बड़ी क्षति पहुंची।
और भी सारे अभियान जो है अब दोआब में कर वृद्धि करते हैं, ऐसे समय में करते हैं कि जब वहाँ भयंकर जो है वो अकाल पड़ा हुआ, प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। तो ऐसे में वहाँ की जनता ही जो है वो एक तरीके से रुष्ट हो जाती है और इन्हें जो है वापस लेना पड़ता है। वो भी तब लेते हैं जब इनकी बहुत ज़्यादा फजीहत हो चुकी होती है। तो ये सारे जो है देखा जाए तो प्रयास तो अच्छे थे, लेकिन टाइम गलत निर्णय, मतलब ये सारी चीज़ें जो है जो अच्छे प्रयास थे वो उसको भी सफल होने नहीं दिए। सुल्तान की सर्वाधिक विवादास्पद योजना दिल्ली से देवगिरी में राजधानी परिवर्तन था। 1327 ईस्वी में राजधानी परिवर्तन से पूर्व देवगिरी को जो है वो दौलताबाद कहा जाता है था, मतलब सारी दौलताबाद को देवगिरी कहा जाता था। और सांकेतिक मुद्रा का अर्थ था चांदी के स्थान पर तांबे के टंके का प्रचलन। तांबे के टंके का मूल्य चांदी के टंके के समतुल्य जो है वो रखा गया था। और अगर विद्रोह की बात करें तो एमबीटी के समय में सबसे ज्यादा 22 विद्रोह हुए, जिसमें सर्वाधिक विद्रोह दक्षिण भारत में हुए। एमबीटी के जीवन काल में ही संपूर्ण दक्षिण भारत जो है वो स्वतंत्र हो गया। कहाँ ये दक्षिण को केंद्र बना करके पूरे भारत को इनका बांधने का प्रयास था एमबीटी का, कि हम पूरे भारत का सुल्तान बनेंगे। और कायदे से देखा जाए तो जो इनका बेस था, मतलब उत्तर भारत तो डिस्टर्ब हुआ ही, और दक्षिण तो पूरी तरीके से इनके हाथ से निकल गया और स्वतंत्र हो गया। और दक्षिण में तुगलक साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर 3 स्वतंत्र राज्य, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी सल्तनत और मदुरा सल्तनत, ये इसकी जो है स्थापना हुई। तो विजयनगर, बहमनी और मदुरा जो है स्टेट निकल के आए। ये बेसिकली एमबीटी का जो क्षेत्र विस्तार था उसी के खंडहरों पर ये जो है पनपे। नस्ल एवं वर्ग विभेद को समाप्त करके योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति करने की नीति एमबीटी के समय में अपनी पूर्णता पर पहुंच गई थी। मतलब यहाँ क्या था कि जो भी योग्य होगा, जो वर्तमान की जो प्रणाली है, तो ऐसा प्रयास जो है एमबीटी के समय में किया गया था, अच्छा प्रयास था। और इस समय जो भी योग्य रहेगा, मतलब उसका कोई बैकग्राउंड नहीं देखा जाएगा कि किसका बेटा है या किस जाति का है, किस वंश का है। बस आपके अंदर अगर योग्यता है तो आप जो है सर्वोच्च पद जो है, मतलब सुल्तान का तो पद नहीं पाएंगे, लेकिन उसके नीचे का पद जो है आप बन सकते हैं। और दिल्ली सुल्तानों में प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों, मुख्यतः होली में भाग लेता था। और ये कौन कहता है? तो ये ईसामी कहता है। किसके बारे में? एमबीटी के बारे में। तो पूछा गया फैक्ट है, इसको भी जानिए। एल्फिस्टन एक हिस्टोरियन है, इनका मत है कि मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था, और यही जो पीछे जो इन्होंने योजनाएं चलाई, जो नीतियां बनाई, और जो एक के बाद एक सब असफल रही, तो इसीलिए एल्फिस्टन ने ऐसा कहा है। डॉक्टर आशीर्वादी लाल, ये आशीर्वाद नहीं आशीर्वादी लाल होगा, लाल श्रीवास्तव के अनुसार उसमें विरोधी तत्वों का जो भी मिश्रण था। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार दिल्ली के सिंहासन को सुशोभित करने वाले शासकों में वह सर्वाधिक विद्वान एवं सुसंस्कृत शासक था। तो इसमें तो नो डाउट भाई, विद्वान तो वो था ही। 20 मार्च 1351 ईस्वी में सिंध के विद्रोह को दबाते हुए सुल्तान की जो है मृत्यु हो जाती है। किससे? ज्वर से। तो सिंध मतलब जो थट्टा का जो विद्रोह है, इसी को दबाने गया था। और यही जो है 20 मार्च 1351 में तुगलक की मृत्यु होती है, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की। बदायूं कहता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि एमबीटी की मृत्यु के बाद जो है ये किसने कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और उसकी प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो ये बदायूं कहता है। राजधानी परिवर्तन के संबंध में इब्न बतूता लिखता है कि अंधे व लंगड़े को भी घसीट कर ले जाया गया, जबकि बर्नी कहता है कि कुत्ते बिल्ली तक को भी नहीं छोड़ा गया। तो राजधानी परिवर्तन की ये आलोचना होती है, क्योंकि इससे जो है आम जनमानस बहुत ज्यादा परेशान हुआ था। तो वही चीजें इसमें दिखती हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले, यदि अभी तक आप लोगों ने जो हमारे 2 बैच चल रहे हैं मुख्य परीक्षा को लेकर के, तो आरओ का बैच यदि अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो एकदम ज्वाइन करें। क्योंकि अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे, तब तक तो बहुत सारी चीजें छूट गई होंगी। और जो बच्चे अभी से इतना प्रैक्टिस दिन रात लगे हुए हैं, तो आप उनसे प्रतिस्पर्धा में फिर टिक नहीं पाएंगे, तो आपके लिए नुकसान होगा। तो जरूर जुड़े, 12 तारीख से ही बैच स्टार्ट है। और हमारा मेंटरशिप बैच तो जो है वो भी चल रहा है। तो आप जिसके लिए भी एलिजिबल हो और उसको ज्वाइन करें। यहाँ डेली आपको टास्क दिया जाता है, आप कुछ इस तरीके से लिख करके दिखाते हैं, जो भी कमी होती है संस्थान द्वारा बताया जाता है।
और फिर आपको मॉडल आंसर भी दिया जाता है। और ये दोनों बैचेज में होता है, चाहे आरओ का बैच हो चाहे वो हमारा अपर का बैच हो। तो आप लोगों को यहाँ प्रैक्टिस भी कराई जाती है, मॉडल आंसर भी दिया जाता है, आपकी कॉपी का मूल्यांकन भी होता है, सारी चीजें होती हैं। और अगर आप लिखने में कहीं कोई कमी कर रहे हैं तो संस्थान के जो शिक्षक हैं वो एकदम आपको गाइड करते हैं हर समय। तो इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। अब आते हैं एफएसटी, मतलब फिरोज शाह तुगलक। तो इसका पूरा नाम है फिरोज शाह तुगलक, तो इसे हम एफएसटी के नाम से करेंगे चर्चा। समय इनका कब रहा था? 1391 से 1388 ईस्वी तक, मतलब एमबीटी के बाद तुरंत आते हैं ये। और 1391 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और उसमें एक सफल शासक के गुणों एवं साहस दोनों का अभाव था। मतलब एफएसटी क्या था कि जिस तरीके से एमबीटी एक उत्साही शासक था और वो नई नई चीजों को जो है इम्प्लीमेंट करता था, वो अलग बात है कि सफल नहीं रहा, लेकिन उससे जस्ट अपोजिट आते हैं एफएसटी। ये इनका क्या है कि कुछ भी नया नहीं करेंगे, जो चीजें हैं उसी को मेंटेन करने का ये प्रयास करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो प्रदेश दिल्ली सल्तनत से पृथक हो गए थे उन्हें पुनर्जीवित करने का इसने कोई प्रयास नहीं किया था। मतलब इसकी ऐसी कोई महत्वाकांक्षी आकांक्षा नहीं थी एफएसटी की कि जो साम्राज्य, मतलब जो तुगलक के समय में जो स्वतंत्र हुए थे एमबीटी के समय में, उन्हें पुनः अपने अधीनता को में लाया जाए। उसने कर प्रणाली को धार्मिक या मजहबी स्वरूप प्रदान किया और कम से कम 24 प्रचलित करों को समाप्त करके इस्लामी शरीयत कानून द्वारा अनुमानित प्राप्त केवल 4 करों, मतलब खराज, जकात, जजिया और खुम्स को आरोपित किया। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एफएसटी करता क्या है कि जो प्रचलित 24 कर होते हैं एमबीटी के समय में, उनको समाप्त करके 4 महत्वपूर्ण जो करों का इंप्लीमेंट करता है, और वो शरीयत के आधार पर। मतलब यहाँ जो है धर्म तंत्र, जिस धार्मिक चीजों को, उलेमा को, शरीयत को एमबीटी और मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसको राजतंत्र में हस्तक्षेप नहीं करने दिए थे, एफएसटी के समय में पुनः जो है कठमुल्लाओं का, शरीयत का, ये सब चीज़ों का बोलबाला होता है। और ये शरीयत के ही आधार पर जो खराज, जकात, जजिया और खुम्स को जो है वो आरोपित करता है। अपने मजहबी उत्साह या धर्म निष्ठा का प्रदर्शन करने के लिए उसने ब्राह्मणों पर भी जो है वो जजिया लगाया था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अभी तक जो है ब्राह्मण जजिया से मुक्त रहते थे, तो ब्राह्मणों पर जजिया लगाने का काम किसके द्वारा किया गया? तो एफएसटी के द्वारा किया गया। नहर प्रणाली के निर्माण के बाद उसने उलेमा की स्वीकृत के पश्चात सर्व, मतलब सिंचाई कर भी लगाया था, जो भूमि की उपज का 10% होता था। तो सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का कौन सा सुल्तान था? तो सिंचाई कर लगाने वाला नहरों से सिंचाई पर, तो देखिए ये होगा एफएसटी। और चरई और घरी कर कौन लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी। तो हाउस टैक्स और चारागाहों पे टैक्स लगाने का काम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सिंचाई पर कर लगाने का काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने। उसने नियंत्रणाधीन फलों के 1200 बाग लगाए थे, तो ये भी इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है एफएसटी की। और फिरोज तुगलक ने साम्राज्य के विस्तार के लिए कोई भी सैनिक अभियान नहीं किया था, मैंने पीछे ही बताया है। इसके द्वारा स्थापित 3 प्रसिद्ध नगर थे, तो एफएसटी ने 3 महत्वपूर्ण नगरों की स्थापना कराई थी, हिसार फिरोजा, जौनपुर और दिल्ली में फिरोजाबाद। तो जो दिल्ली का जो फिरोजाबाद है, और मतलब वही जो फिरोज शाह कोटला वर्तमान में है, तो इसका, और जौनपुर और हिसार फिरोज, इसका जो निर्माण करता कौन था? तो एफएसटी था। और फिरोज के लोक कल्याणकारी कार्य निम्नलिखित है। इसने कई महत्वपूर्ण लोक कल्याणकारी कार्य किए, और इसीलिए जो है इसका ये पक्ष बहुत ज्यादा मजबूत था। सबसे पहले तो दास विभाग की स्थापना करता है, और सबसे अधिक अगर दासों की आप संख्या देखेंगे तो एफएसटी के समय में ही है वो। रोजगार दफ्तर की स्थापना करता है, दीवाने खैरात की स्थापना करता है, मतलब इसके माध्यम से जो है जो वंचित लोग हैं, शोषित हैं, गरीब हैं, उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। दीवाने इस्तिहाक की स्थापना करता है, और दारुल सफा, मतलब जो है चिकित्सालय की भी स्थापना करता है। फिरोज तुगलक ने दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। अफीफ एक हिस्टोरियन होते हैं, उनके अनुसार सुल्तान ने एक घुड़सवार को खजाने से 1 टंका दिया ताकि वह रिश्वत देकर अर्ज में अपने घोड़े को पास करवा ले।
तो मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो एफएसटी के समय में फैले भ्रष्टाचार को दिखा रहा है कि किस तरीके से सुल्तान भी जो है ये जान रहा है कि सारी चीजें में भ्रष्टाचार है, लेकिन फिर भी वह जो है अपने आप को उसके रोकथाम के लिए अक्षम पाता है। और जब एक घुड़सवार उसको शिकायत लेके जाता है कि भाई हम सेना में गए थे और हमारा जो है घोड़ा पास नहीं किया जा रहा, जबकि हमारा घोड़ा एकदम योग्य है, उस लायक है, सारे पैरामीटर पे खरा उतर रहा है, फिर भी सेना में भर्ती नहीं हो पा रहा है। तो इसने पूछा क्यों, तो ये हुआ कि भाई घूस मांग रहे हैं। तो इसने कहा कि ठीक है, तुमको राजकोष से उतना पैसा दे दिया जा रहा है, जाओ और तुम घूस दे करके अपने घोड़े को पास करवा लो। लेकिन ये जो है उस पर कार्रवाई नहीं करता। तो जो इसके मतलब एक तरीके से शिथिलता को दिखाता है कि मतलब उस तरीके का प्रभाव नहीं था जैसा कि अलाउद्दीन या उसके पहले बलबन या इसके बाद जो है मतलब एमबीटी के समय में चीजें देखने को मिलती हैं। मतलब सुल्तान का जो पद है वो थोड़ा सा प्रभावित हुआ है। सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहरों का निर्माण कराया था। और फिरोज तुगलक की नहर प्रणाली का विस्तृत वर्णन याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख मुबारक शाही में उल्लेखित है। बहुत महत्वपूर्ण है कि एफएसटी ने चूंकि 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था, तो इसका विवरण कहाँ है, तो याहिया बिन सरहिंदी एक हिस्टोरियन होते हैं, उनकी पुस्तक में है। और इनकी पुस्तक कौन सा है, तो तारीख मुबारक शाही में। उसके द्वारा बनवाई गई नहरों में सबसे महत्वपूर्ण उलुग खानी और राजवाही नहरें थी। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। फिरोज ने एक रोजगार दफ्तर स्थापित किया था जो बेकार व्यक्तियों को कार्य दिलाता था। उसने एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था जो मुसलमान और अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों क्रमशः टोपरा जो अंबाला हरियाणा में था और मेरठ उत्तर प्रदेश में था, ला करके दिल्ली में स्थापित करवाया था। तो ये इसकी एक और बड़ी उपलब्धि है। फिरोज तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान 1365-67 ईस्वी में थट्टा के विरुद्ध था। और हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन ने फिरोज को सल्तनत युग का अकबर कहा है। तो सल्तनत युग का अकबर कहे जाने के पीछे का क्या उद्देश्य है, तो यही जो इसके लोक निर्माणकारी कार्यों को लेकर के जो इसकी भूमिका थी। भाई ये साम्राज्य निर्माता या विजेता नहीं था, मतलब उसको विस्तार करने वाला नहीं था, लेकिन इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां इसको जो है थोड़ा सा महत्वपूर्ण बना देती हैं। फिरोज तुगलक ने ससगनी मतलब 6 जीतल का सिक्का चलाया। अफीफ के अनुसार सुल्तान ने अद्धा एवं बिख नामक तांबे और चांदी के सिक्के भी चलाए थे। तो अद्धा और बिख का सिक्का किसने चलाया था, तो वो जो है चलाया था एफएसटी ने। और फिरोज का उत्तराधिकारी उसका पौत्र तुगलक शाह था जो गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। तो एफएसटी के बाद कौन बनता है, तो गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय बनते हैं। अपने राज्यारोहण के 2 वर्ष के भीतर ही वह षड्यंत्रों का शिकार हो जाता है। तो जो जीटी सेकेंड रहते हैं तो ये 2 वर्ष तक ही शासन कर पाते हैं। और उसके बाद चूंकि सुल्तान पद की गरिमा एफएसटी के समय में ही डाउन हो गई थी, तो ऐसे में जब सुल्तान ताकतवर स्थिति में नहीं रहेगा तो जो क्षेत्रीय जो शक्तियां हैं वो उभर के आती हैं, और ऐसे में जो उत्तराधिकारी होते हैं उनके लिए वो बड़ा थ्रेट उत्पन्न करती हैं। और यही थ्रेट जो है गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय को भी मिला। अगले 5 वर्षों के दौरान क्रमशः 3 शासक अबू बकर, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन सिकंदर शाह गद्दी पर बैठे। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद आते हैं 1394 से 1412 ईस्वी तक, जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तो एफएसटी के बाद थोड़ा सा साम्राज्य डगमगाया और एक थोड़ा सा 5 शासकों के बाद एक महत्वपूर्ण शासक आते हैं नासिरुद्दीन महमूद, और इनका टाइम पीरियड रहा था 1394 से 1412 तक। नासिरुद्दीन महमूद ने अपने वजीर मलिक सरवर, मतलब जो इनके वजीर होते हैं मलिक सरवर या ख्वाजा जहां को, मलिक उस सर्क मतलब पूर्व का स्वामी की उपाधि देकर जौनपुर का जो है वो प्रमुख बनाया था। किसे, तो मलिक सरवर को। मलिक सरवर ने जौनपुर में सरकी वंश के नाम से स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। और हम आगे भी जौनपुर के सरकी जो राजवंश है, महत्वपूर्ण राजवंश है, तो उसकी चर्चा आगे करेंगे। तो आप इतना ही जानिए कि मलिक उस्सर जो है वो मलिक सरवर के नाम से जौनपुर की मतलब जो है स्वतंत्रता घोषित करता है। जौनपुर शहर का निर्माण तो मैंने पीछे बताया है कि एमबीटी जो उसका मूल नाम जौना खार आता है, तो उसके याद में एफएसटी के द्वारा जो है उस शहर को बसाया गया था।
सुल्तान नासिरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया के मंगोल शासक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि तैमूर का 1398 ईस्वी पर जो आक्रमण हुआ था तो वो किसके समय में हुआ था? तो तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय में हुआ था। कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। तैमूर का आक्रमण तुगलक वंश एवं दिल्ली दोनों के लिए मतलब घातक सिद्ध हुआ और नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु से पूर्व लोग व्यंग पूर्वक कहा करते थे कि शहंशाह की जो सल्तनत है वो दिल्ली से पालम तक है। तो किस सुल्तान के लिए कहा जाता था कि शहंशाह की सल्तनत जो है वो दिल्ली से पालम तक है, मतलब बहुत छोटे भूभाग पे इसका शासन है। ये नासिरुद्दीन महमूद के लिए ही कहा जाता था, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में तुगलक वंश का साम्राज्य भारत में जो है सबसे ज्यादा विस्तृत था। तो तुगलकों के समय में फिर भी अगर देखा जाए तो सल्तनत काल में सबसे ज्यादा विस्तार यही होता है। और सैयद वंश का संस्थापक अब देखते हैं। एक मिनट। तो तुगलक वंश समाप्त हुआ तो अब सैयद वंश देखते हैं। तो 1414 से 1451 तक ये रहते हैं। और सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां थे। खिज्र होगा। और खिज्र खां ने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया था और उसकी सेवाओं के बदले तैमूर ने उसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की जो है सूबेदारी सौंपी थी। तैमूर के भारत से वापस जाते ही आपने देखा होगा कि भाई नासिरुद्दीन जो अंतिम तुगलक शासक, महत्वपूर्ण शासक होते हैं, तो उनके समय में 1398 ईस्वी में जो है तैमूर आक्रमण करता है भारत पे। और ऐसे में जो भारत का जो कुछ भूभाग पे जो नियंत्रण स्थापित करता है, तो चूंकि खिज्र खां ने उसे सहायता प्रदान की थी तो खिज्र खां को ही जो है वहां की दीवानी सौंप देता है। और वो क्षेत्र कहाँ होते? तो लाहौर होता है, मुल्तान होता है, दीपालपुर होता है, मतलब इसकी सूबेदारी मिल जाती है इनको, खिज्र खां को। और तैमूर के भारत से वापस जाते ही खिज्र खां ने स्वयं को उत्तर पश्चिम भारत में तैमूर का जो है ये वायसराय घोषित करके शासन करने लगता है। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी, वह रैयत आला की उपाधि से जो है वो संतुष्ट रहा। तो खिज्र खां जो है वो अपने आप को रैयत आला कह करके संबोधित करता है और फिर तैमूर का वायसराय घोषित करता है स्वयं को। उसने एक संप्रभुता संपन्न शासक के रूप में शासन नहीं किया, अपितु वह तैमूर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि या डिप्टी के रूप में शासन करने का दिखावा करता था। तो मतलब जब तैमूर की डेथ हुई तो उसका बेटा होता है शाहरुख और ये उसका नायब, मतलब वो अपने आप को कहता है कि जो भी हम ये शासन कर रहे हैं तो ये शाहरुख के अधीन, मतलब शाहरुख के डिप्टी बन करके शासन कर रहे हैं। असली बात तो शाहरुख है। हालांकि ये चीजें सिंबॉलिक ही रहती हैं, ये प्रत्यक्ष शासन करता है और सारी चीजों का बस केवल एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए जो इस तरीके का ये हथकंडा अपना रहा था। कौन? तो खिज्र खां। खिज्र खां के बाद मुबारक शाह आते हैं। तो मुबारक शाह का समय 1421 से 1434 ईस्वी। ने शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम से खुतबा पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। उसने तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। और सैयद वंश के विषय में जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख मुबारक शाही। तो तारीख मुबारक शाही इन्हीं पे है, यही जो मुबारक शाह है। और चूंकि इसके जो राइटर है उनको जो है ये संरक्षण भी प्रदान किया था। फिर मुबारक शाह के बाद आते हैं मोहम्मद शाह, 34 से 1443 तक रहते हैं। ने बहलोल का सम्मान किया और उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा। खान खाना की उपाधि से जो है विभूषित किया। तो एक बहलोल लोदी जो बाद में लोदी वंश का संस्थापक होता है। तो अब देख रहे हैं कि किस तरीके से मुबारक शाह के समय में वो बहुत महत्वपूर्ण शक्ति बनता है। यहाँ तक कि जो सुल्तान होते हैं मोहम्मद शाह उसे जो है अपना पुत्र कहकर के संबोधित करते हैं। अलाउद्दीन आलम शाह, तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो था कौन? अलाउद्दीन आलम शाह। समय क्या है? 1445 से 51 तक। और बहलोल लोदी ने इसे गद्दी से उतार दिया तथा लोदी वंश की नींव रखी। तो इस तरीके से सैयद वंश भी समाप्त हुआ। तुगलक के बाद जो सैयद वंश आता है। अब हम आते हैं लोदी वंश के बारे में। तो लोदी वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है? तो 1451 में ये स्थापित होते हैं और 1526 मतलब जब बाबर का आक्रमण होता है, प्रथम जो है पानीपत का युद्ध 1526 में होता है। और उसमें इब्राहिम लोदी जो तत्काल में लोदी वंश का शासक रहता है उसकी जो है युद्ध स्थल पे ही डेथ होती है। उसके बाद फिर मुगल वंश स्थापित हो जाता है।
तो दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में लोधी वंश जो है वो अंतिम था सल्तनत के राजवंशों में, क्योंकि आप देख रहे होंगे ना कि कैसे मतलब चीजें चली आ रही हैं। और अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छापूर्वक दिल्ली का शासन त्याग दिया। तत्पश्चात बहलोल लोधी गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो मतलब अलाउद्दीन आलम शाह ने, चूंकि इसको लग गया कि भाई अगर चीजें हमारे हाथ में नहीं है और बहलोल लोधी बहुत सशक्त हो गया है, तो उसके पक्ष में खुद ही जो है स्वेच्छा से अपनी जो है सत्ता को समाप्त कर लेता है और बहलोल लोधी जो है दिल्ली का शासक बन जाता है। बहलोल लोधी का समय कब से कब तक रहा था? तो 1491 से 1489 ईस्वी तक ये शासक होता है। और अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा साहूकेल से संबंधित था। ये जो लोधी थे ये पहली बात तो अफगान थे, और अफगानों की जो महत्वपूर्ण शाखा कौन थी? साहूखेल से संबंधित था। उसने अफगानों को भारत में आने के लिए आमंत्रित भी किया था। क्यों आमंत्रित कर रहा था? क्योंकि उसको ये था कि भाई जो तुर्क हैं, तो तुर्कों को काउंटर कैसे किया जा सकता है जब तक हमारे अपने लोग मतलब अफगान ज्यादा से ज्यादा सत्ता में भागीदारी न पाए। तो ऐसे में अफगानों का स्वर्ण काल किसके समय में था? लोधियों के समय में था। बहलोल लोधी की मुख्य सफलता जो है वो जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करने की थी। तो जिस जौनपुर की स्थापना एफएसटी ने की थी और जिसे मलिक सरवर ने जो है स्वतंत्र राज्य घोषित करके वहां से शासन करने लगा था, उसको दिल्ली सल्तनत में मिलाने का काम किसके द्वारा किया गया था? तो बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1484 ईस्वी में। उसने दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय तक 38 वर्ष तक जो है वो शासन किया था। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि दिल्ली सल्तनत में वह कौन सा शासक था जो सर्वाधिक समय तक शासन करता है? तो वो बहलोल लोधी होते हैं। फिर प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में वह कौन सा राजवंश था जिसने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया? तो तुगलक वंश ने किया था। देखिए, सबसे ज्यादा वंश पूछे तो तुगलक वंश, सबसे कम वंश पूछे तो अलाउद्दीन खिलजी का जो खिलजी वंश है उसने सबसे कम शासन किया था। और किस शासक ने सर्वाधिक शासन किया था? तो 38 वर्ष तक बहलोल लोधी ने किया था। सिकंदर लोधी बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी सिकंदर लोधी हुआ। तो देखिए, बहलोल लोधी की डेथ के बाद कौन आते हैं? सिकंदर लोधी आते हैं। महत्वपूर्ण शासक रहता है लोधी वंश का। 1489 से 1517 ईस्वी तक ये शासन करते हैं, जो लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। और इसकी सिकंदर लोधी का मूल नाम, मतलब ये गलत हो, और सिकंदर लोधी का जो मूल नाम था वो निजाम शाह था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और जिसकी माँ एक स्वर्णकार की बेटी थी, मतलब ये भी हिंदू माँ की संतान था। तो जब मैंने गयासुद्दीन तुगलक को पढ़ा रहे थे तो उसमें भी मैंने बताया था कि ये ऐसा शासक था जिसकी माँ हिंदू थी। और सिकंदर लोधी जो लोधियों का शासक था, महत्वपूर्ण शासक था, तो उसकी माँ भी एक हिंदू सुनार की बेटी थी। और 1504 ईस्वी में इसने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना की थी। तो आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी, ये फैक्ट याद रखिएगा। क्यों की थी? तो राजपूताना पर जो है वो थोड़ा सा नियंत्रण स्थापित करने के लिए की थी। और 1506 ईस्वी में आगरा जो है सिकंदर लोधी की राजधानी बनती है। तो आगरा सिकंदर लोधी की राजधानी कब बनती है? तो 1506 ईस्वी में बनती है। उसने खाद्यान्न करों को समाप्त कर दिया तथा व्यापार से प्रतिबंधों को हटा दिया, जिससे लोगों की आर्थिक समृद्धि को भी जो है वो बढ़ावा मिला। सिकंदर लोधी ने भूमि में गड़े हुए खजानों में कोई हिस्सा नहीं लिया। मतलब अगर किसी को भूमि में गड़ा हुआ खजाना मिल जाता था तो पहले उसका एक बड़ा भाग कौन लेता था? राज्य ले लेता था। लेकिन सिकंदर लोधी ने इसे मना किया और उसमें राज्य का कोई हिस्सा नहीं होगा, ऐसा इसने फरमान जारी किया। साथ ही साथ माप के लिए इसने एक पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रारंभ करवाया, जो 30 इंच का होता था और इसमें 39 खाने होते थे। और जो मुगल काल मतलब अकबर के समय तक इसका प्रचलन बना रहा। तो इसका भी ध्यान रखेंगे कि गज सिकंदरी इसने ही लाया था, 30 इंच का होता था, 39 खाने बने होते थे। उसने मुहर्रम और ताजिए निकालना बंद करा दिए। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि किस सुल्तान ने मुहर्रम के ताजिए और जुलूस निकालना बंद करवाया था? तो यही सिकंदर लोधी ने। और मुस्लिम स्त्रियों को पीरों एवं संतों की मजारों पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया। जो वर्तमान में जो मुस्लिम संत होते हैं, जैसे जो दरगाह होती है, तो उस पर जो मुस्लिम महिलाएं थी उनको जाने पर प्रतिबंधित किसके द्वारा किया गया था?
तो यही सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। सिकंदर लोदी ने हिंदुओं पर जजिया कर पुनः लगाया और सिकंदर लोदी के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। तो ये फरहंगे सिकंदरी का विषय वस्तु क्या है, तो ये आयुर्वेदिक ग्रंथ है, इसका ध्यान रखेंगे। और ये सिकंदर लोदी के समय में इसका अनुवाद कराया गया था। उसके समय में गान विद्या मतलब गायन विद्या के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी की रचना हुई। तो देखिए फरहंगे सिकंदरी आयुर्वेद से है और लज्जत ए सिकंदरी किससे है, तो ये जो है संगीत से है। तो इन दोनों पुस्तकों की विषय वस्तु को ध्यान से देखिएगा क्योंकि कभी भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। जो भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ है, तो ये जो लज्जत ए सिकंदरी है, सिकंदर लोदी के समय जिसका अनुवाद हुआ फारसी भाषा में, तो ये पहला ऐसा मतलब पुस्तक है फारसी भाषा में जो भारतीय संगीत पे लिखी गई है, मतलब लिखी क्या गई, अनुवाद कराई गई है। वह गुलरखी के उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था। कौन, तो सिकंदर लोदी। अब आते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में। 1517 से 1526 तक ये शासन करते हैं। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोदी जो है अफगान अमीरों की सर्वसम्मति से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। तो इब्राहिम लोदी को भी जो है अफगान अमीरों ने सपोर्ट किया कि भाई आप जो है सिंहासन को ग्रहण करिए, ये सिंहासन पे बैठते हैं। और 1517-18 ईस्वी में इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य घटोली का युद्ध हुआ। तो 1517-18 के बीच किसके बीच युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच घटौली का युद्ध हुआ, जिसमें जो है इब्राहिम लोदी की पराजय होती है और राणा सांगा विजयी होते हैं। इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी सफलता ग्वालियर विजय थी जो 1517-18 में ही करता है और इसी के समय में ग्वालियर को अंतिम रूप से साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो ग्वालियर को अंतिम रूप से जो है सल्तनत में कब मिलाया गया था, तो इब्राहिम लोदी के समय में मिलाया गया था। और अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और लोदियों के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी जो है वो अंत हो गया। इतिहासकार नियामतुल्लाह के अनुसार इब्राहिम लोदी के अतिरिक्त भारत का कोई अन्य सुल्तान युद्ध स्थल पर मारा नहीं गया था। तो युद्ध स्थल पे जो है मारा जाने वाला मतलब युद्ध लड़ते लड़ते तो ये इब्राहिम लोदी था और वाकई में बहुत वीर था और इसकी सेनाएं भी बड़ी थी। लेकिन आप सब कुछ आपके पास हो, आपके संसाधन ज्यादा हो, आपके पास सेनाएं बड़ी हो, आप में खुद वीरता का एकदम पुट विद्वान हो, लेकिन ये सारी चीजें तब कारगर साबित होंगी जब आप एक रणनीति के तहत काम करेंगे। लेकिन इस समय आप देखेंगे कि जो लोदियों की सेना रहती है भले बाबर की तुलना में काफी सशक्त होती है, लेकिन वो एक तरीके से भीड़ की तरह मतलब वो व्यवहार कर रही थी, मतलब उसमें रणनीति का अभाव दिख रहा था। और इसीलिए बाबर बहुत कम सेना के साथ भी एक कुशल रणनीति के द्वारा जो है लोदियों को हराने में सफल होता है। कब, प्रथम पानीपत के युद्ध में जो 1526 में होता है। और इस तरीके से सल्तनत युग का जो है वो अंत होता है और मुगल जो है साम्राज्य स्थापित होता है। तो देखिए मुगल साम्राज्य में बाबर से शुरू करने से पहले एक क्लास और अभी सल्तनत पे आएगा जिसमें हम सल्तनत काल के प्रशासन को देखेंगे, राजस्व की व्यवस्था देखेंगे, धार्मिक स्थिति देखेंगे, व्यापार वाणिज्य को देखेंगे, क्योंकि वहां से भी प्रश्न आता है। तो एक वीडियो और सल्तनत पे आएगा, इसके बाद फिर हम आ जाएंगे मुगल काल पे। और आप लोग जो है वीडियो को थोड़ा सा क्रम से देखिएगा। अगर क्रम से देखेंगे तो जो इतिहास को लेकर के आप लोगों के अंदर एक फियर है कि सर कैसे तैयार करें, बहुत बड़ा सिलेबस है, सारी चीजें आप 30-32 क्लास देख लीजिए, 15-16 हो गया है, 15-16 और होगा, मतलब आपके काम की चीजें बहुत विस्तृत रूप में यहाँ मिल जाएंगी। फिर इतिहास का जो एक डर है वो आपको कभी नहीं सताएगा। इसके बारे में मैंने चर्चा करी दी है, तो आप लोग इससे जरूर जुड़े। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं, अभी तक आप लोगों ने अगर इनको ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। क्योंकि अगर आप लोगों को इतनी चीजें संस्थान दे रहा है तो आपसे इतनी उम्मीद तो बदले में कर ही सकता है। तो कमेंट जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो। और सबसे अंत में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं या हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे आप जो है संपर्क कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।